Hello students, I welcome all of you in my class। आज की क्लास में हम केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। और इससे पहले कि हम हमारे इस वीडियो को शुरू करें, हमारी क्लास को शुरू करें, तो ऐसे सभी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सारे व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, नए आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोज़ एंड शेयर माय वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं केसेस के बारे में जानकारी। ये केसेस क्या होते हैं? हिंदी में कहते हैं हम इनको कारक। तो ये देर आर 4 काइंड्स ऑफ केसेस। चार तरह के केसेस होते हैं, चार तरह के कारक होते हैं। अब ये कारक वास्तव में होते क्या हैं? तो कारक यानी केस को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखें कि केस यानी ये जो कारक है, ये वास्तव में इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये मानिए कि द रिलेशन in which a noun stands for some other words, that is a case. The relation in which a noun stands for some other words। इनका प्रयोग कहाँ होता है? आप समझ रहे हैं कि भाई ये केसेस क्या हैं, इनका यूज़ हम कैसे करें या इनको कैसे समझें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि कोई नाउन या प्रोनाउन उस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, तो किसी सेंटेंस के अंदर कोई नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। कभी हम देखते हैं कि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी प्रोनाउन के साथ जुड़ करके पजेशन का भाव प्रदर्शित करता है। और कभी हम ये देखते हैं कि हम किसी को संबोधित करते हैं किसी नाउन को, तो वो भी एक तरह का कारक ही होता है। तो ये देर आर 4 काइंड्स ऑफ केसेस, चार तरह के कारक होते हैं। जैसे पहला जो होता है, फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक। अब ये कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर जब कोई नाउन या प्रोनाउन कर्ता बनता है, सब्जेक्ट बनता है, तो उस स्थिति में वो नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। यानी इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन functions as a subject to a verb। यानी जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में आता है, तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम उस कंडीशन में कर्ता कारक कहेंगे। यानी उस समय वो जो केस है वो नॉमिनेटिव केस कहलाएगा उस सब्जेक्ट यानी उस नाउन या प्रोनाउन के लिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे मोहन wrote a letter। मोहन wrote a letter। She played hockey
द ताजमहल इज ए फेमस बिल्डिंग। जैसे कुछ सेंटेंस है, जैसे मोहन रॉट ए लेटर, सी प्लेड हॉकी, द ताजमहल इज ए फेमस बिल्डिंग। तो यहाँ पर इन सेंटेंस के अंदर हम एक एक को देखेंगे ध्यान से। जैसे मोहन रॉट ए लेटर, मोहन ने एक पत्र लिखा, तो ये रॉट क्या है, वर्ब है। यहाँ पर सी प्लेड हॉकी, प्लेड क्या है, यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है ये वर्ड। द ताजमहल इज, यहाँ पर इज क्या है, ये वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर। तो इन वर्ब्स के लिए जो करता है वो इस पहले सेंटेंस के अंदर मोहन है, मोहन, मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है। यहाँ पर सी इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है। द ताजमहल इस सब सेंटेंस के अंदर यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये जो वर्ड है यानी मोहन या सी और ताजमहल, यानी ये मोहन और सी एंड ताजमहल, ये क्या है, ये वर्ड वो वर्ड हैं जो इन सेंटेंसों के अंदर कर्ता के रूप में काम में आए हैं। तो वे शब्द या वे नाउन या प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, उस कंडीशन में उनको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, यानी कर्ता कारक कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा केस देखेंगे हम। अगला जो केस है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, यानी जब भी कोई कर्ता यानी जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो उस कंडीशन में हम उन नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस का मानते हैं, यानी कर्म कारक मानते हैं। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन functions as an object to a verb, यानी जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस के अंदर किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, तो उस कंडीशन में हम उन नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस का मानते हैं, यानी कर्म कारक मानते हैं। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे देखिए आप, जैसे मोहन टीचेज प्रिया, मोहन टीचेज प्रिया। जैसे ही हेल्प्ड मोहित। जैसे ये कुछ सेंटेंस है, मोहन टीचेज प्रिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टीचेज इस सेंटेंस के अंदर वर्ब है। ही हेल्प्ड मोहित, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेल्प्ड जो है इस सेंटेंस के अंदर एज ए वर्ब का काम कर रहा है ये वर्ड। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे मोहन टीचेज प्रिया, मोहन प्रिया को पढ़ाता है। जैसे ही हेल्प्ड मोहित, उसने मोहित की हेल्प की। तो यहाँ पर ये जो प्रिया और मोहित है, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए हैं। तो ये प्रिया और मोहित, यानी ये जो प्रिया है और ये जो मोहित वर्ड आया है यहाँ पर, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के कहलाएंगे, क्योंकि ये इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव केस में आए, यानी ऑब्जेक्ट हैं वर्ब के लिए, यानी जो सेंटेंस है उसकी जो वर्ब है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो उस कंडीशन में हम उन वर्ड्स को, यानी उन नाउन या प्रोनाउन को एज ए ऑब्जेक्टिव केस का मानते हैं, यानी कर्म कारक मानते हैं।
अब हम देखेंगे अगला कारक, नेक्स्ट कारक, नेक्स्ट केस। वोकेटिव केस। वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक। संबोधन कारक, जैसा कि इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसी को जब संबोधित किया जाता है, और संबोधन के लिए जो वर्ड काम में आते हैं उन वर्ड को हम वोकेटिव केस का मानते हैं। जैसे आप कुछ एग्जांपल लीजिए, जैसे कम हियर महेश, कम हियर महेश। जैसे और देखिए, जैसे वेयर आर यू गोइंग सरिता। तो आप देख रहे हैं कि इनमें हम एक तरीके से किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। जैसे कम हियर महेश, तो इसका मतलब यहाँ पर ये महेश शब्द को हमने संबोधित किया है कि महेश यहाँ आओ। जैसे वेयर आर यू गोइंग सरिता, सरिता तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर ये जो सरिता और महेश आए हैं, ये एक तरह से वोकेटिव केस के कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम उनको संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे नाउन या प्रोनाउन जिनको हम संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं किसी सेंटेंस में, वो वोकेटिव केस के माने जाते हैं। तो यहाँ पर महेश और सरिता, इनको हमने संबोधित किया है, तो ये यहाँ पर वोकेटिव केस के माने जाते हैं। अगला जो केस है उसको हम देखते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुतायत रूप से पजेसिव केस के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगला जो केस है वो है पजेसिव केस। पजेसिव केस, ये चौथा और अंतिम केस है पजेसिव केस। पजेशन, अधिकार, जहाँ पर अधिकार का भाव आता है, संबंध का भाव आता है, उस केस को यानी उस कारक को हम पजेसिव केस का मानते हैं। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि जब भी कोई नाउन, जब भी कोई वर्ड किसी दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार का भाव प्रदर्शित करता है, तो उस कंडीशन में वो जो शब्द है जिसके ऊपर अधिकार का भाव प्रदर्शित किया गया है, उसे हम पजेसिव केस के अंदर लाते हैं। तो हम हिंदी में इस तरह कह सकते हैं इसको, संबंध कारक। संबंध कारक या अधिकार कारक। अधिकार कारक यानी अधिकार का भाव प्रदर्शित करना या संबंध बताना जिन शब्दों से होता है, उनको हम पजेसिव केस का मानते हैं। जैसे कुछ आप एग्जांपल्स लीजिए, जैसे दिस इज मोहन्स बुक। मोहन्स बुक। जैसे दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल। जैसे ही कुछ सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मोहन्स बुक, लेग्स ऑफ द टेबल, टेबल की टांगें या टेबल के पहिए। मोहन्स बुक यानी मोहन की किताब। तो ये जो किताब शब्द है, इसके ऊपर किसका पोजीशन हो रहा है? मोहन का। तो यहाँ पर ये जो मोहन्स या लेग्स ऑफ द टेबल यानी टेबल की टांगें, टांगें किसकी? टेबल की। तो यहाँ पर जो लेग्स ऑफ शब्द कहने का मतलब, जब भी आपके अंदर एपोस्ट्रॉफ लग के जब एस आता है, एपोस्ट्रॉफ के बाद में जब एस आता है, या ऑफ शब्द के बाद में जब कोई वर्ड आता है, तो वो संबोधन एक तरीके से वो जो वर्ड है वो वहाँ पर पोजीशन का भाव वहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। यानी जब भी एपोस्ट्रॉफ एस लग के जब कोई नाउन वहाँ पर आता है,
या ऑफ लग के जब कोई नाउन आता है तो वो पजेशन के भाव में आता है और उसे हम पजेसिव केस का मानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को आप नोट कर लें कि हमेशा एपोस्ट्रोफ एस जीवित वस्तुओं के लिए आता है और ऑफ का यूज हम प्राय निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। आप देखिए, जैसे यदि हम ये कहते हैं कि मोहित्स पेन, या हम ये कहें कि स्प्रिंग्स फ्लावर्स, या हम इस तरह कहें फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग। तो ये मैंने कुछ टुकड़े आपके सामने दिए हैं, ये कुछ समूह हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से सही पेयर कौन सा है। तो जैसे आपने देखा मोहित्स पेन, तो इसका मतलब होता है एपोस्ट्रोफ एस लग के आया है, तो ये मोहित का यानी मोहित का पेन। जैसे स्प्रिंग्स फ्लावर्स, स्प्रिंग के फूल यानी बसंत, स्प्रिंग जो ऋतु होती है जिसको हम बसंत ऋतु बोलते हैं, तो बसंत ऋतु के फूल। अगला भी इसी तरह है, फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु के फूल। तो कौन सा सही है? तो यदि आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी एपोस्ट्रोफ एस आएगा तो इसका मतलब जीवित वस्तु की बात हो रही है। यदि एपोस्ट्रोफ लग के एस नहीं आता और ऑफ लग के हम किसी दूसरे नाउन के साथ किसी वर्ड का संबंध स्थापित करते हैं तो वो निर्जीव वस्तु के लिए हम वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मोहित्स पेन, तो ये बिल्कुल राइट है, सही है। स्प्रिंग्स फ्लावर्स, ये बिल्कुल गलत है। यदि आप इस तरह कहते हैं कि स्प्रिंग्स फ्लावर्स, कि भाई स्प्रिंग ऋतु के फूल, तो बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपका आइडिया बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसको हम इस तरह कह सकते हैं फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि यहाँ पर हम किसी जो है व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ऑफ लग के ही आया है, तो यहाँ पर ये सही है। यदि हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं स्प्रिंग फ्लावर्स, स्प्रिंग फ्लावर्स, तो भी आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। स्प्रिंग फ्लावर्स हम इस तरह नहीं कह सकते, स्प्रिंग्स फ्लावर्स। जैसे और देखिए, रूफ ऑफ द हाउस, रूफ ऑफ द हाउस, मकान की छत। यदि हम इसको यूँ लिखें हाउस रूफ, अब बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। यदि हम कहते हैं कि हाउस रूफ, तो बिल्कुल गलत है। रूफ ऑफ द हाउस यानी मकान की छत, क्योंकि यहाँ पर निर्जीव वस्तु की बात हो रही है तो ऑफ का ही हम यूज़ करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। यानी एपोस्ट्रोफ लग के यदि एस आता है या ऑफ आता है तो इनका अर्थ होता है का के की, यानी इनका का के की अर्थ वहाँ पर सेंटेंस में होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पजेसिव प्रोनाउन को और समझने के लिए, यानी ये जो पजेसिव केस है इसको और समझने के लिए हमको थोड़ा सा पजेसिव एक तरह से हमको केस प्रोनाउन की जो केस टेबल है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।